हेलो डॉक्टर्स, क्या हाल है आप सभी के। मैं डॉक्टर गगन माथुर लेके आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान की एक बहुत नई क्लास। तो जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और आज भी हम उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पार्ट 2 के अंदर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़े थे, गुणसूत्रीय विकार पढ़े थे, और आज अपन क्या पढ़ेंगे, जीन संबंधी विकार। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि अनुवांशिक विकार क्या होते हैं, जो कि अनुवांशिक पदार्थ के अंदर होते हैं और वह ज्यादातर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इतना पढ़ा था, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था अपन ने, यही चीज पढ़ी थी कि अनुवांशिक विकार पदार्थ के अंदर है और आगे जो है स्थानांतरित होंगे। और जीन संबंधी विकार क्या थे बच्चों, जीन संबंधी विकार थे कि ऐसे विकार जो कि जीन के अंदर, ठीक है, जीन के अंदर, ठीक है, जीन के अंदर गड़बड़ी के कारण होते हैं, ठीक है, जीन के अंदर गड़बड़ी के कारण होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा था, जीन संबंधी विकार। क्या कहा था अपन ने उनको, जीन संबंधी, ठीक है, जीन संबंधी विकार बोला था, ठीक है। अब एक बात बताओ, जीन को सबसे ज्यादा अध्ययन किसने किया था, मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेंडल ने किया था। और जीन अगली पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित करता है, इसके बारे में किसने सबसे ज्यादा अध्ययन किया, मेंडल ने किया। तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, इसलिए इसको अपन अंग्रेजी में और भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ठीक है। नाम याद रखा, मेंडेलियन डिसऑर्डर और जीन संबंधी विकार या फिर जीन रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। बात याद रहेगी, ठीक है। दो चीज हो गई। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। वह विकार जो कि उन जीन पे होंगे जो कि ऑटोसोमल गुणसूत्र पे हैं, उनको अपन बोलेंगे ऑटोसोमल विकार, ठीक है, ऑटोसोमल विकार। और वह विकार जो कि उन जीन पे होंगे जो कि कहां स्थित है, लिंग गुणसूत्र पे, उनको क्या बोलेंगे अपन, लिंग जीन, सॉरी, लिंग गुणसूत्रीय जीन संबंधी विकार, ठीक है, जीन संबंधी विकार, ठीक है। अब जो ऑटोसोमल है और ये जो लिंग गुणसूत्रीय जीन संबंधी विकार है, ये भी आगे जो है डिवाइड होते हैं। कैसे कि अब जो जीन होते हैं वो उसके क्या होते हैं, अलील होते हैं, ठीक है। उसके प्रकारों को क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। और अलील क्या क्या हो सकते हैं, या तो प्रभावी होगा या फिर क्या होगा, अप्रभावी होगा। और उसके आधार पर देखते हैं, यदि अगर ये अलील प्रभावी है या फिर अप्रभावी है, ठीक है। यदि अगर प्रभावी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल प्रभावी, ठीक है, ऑटोसोमल, ठीक है, प्रभावी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। जो अप्रभावी होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल अप्रभावी, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। जो लिंग गुणसूत्रीय जीन संबंधी विकार होंगे, अब जो लिंग गुणसूत्र बच्चों या तो होगा एक्स या वाई, और अपन जो विकार पढ़ने वाले हो ज्यादातर कौन से होंगे, एक्स गुणसूत्र के होंगे, ठीक है। वाई गुणसूत्रीय विकार अपन ज्यादा नहीं पढ़ते, तो अपन इसको एक्स गुणसूत्र के आधार पर ही देखेंगे। तो मान लो अलील या तो प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। अगर प्रभावी होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एक्स, यानी एक्स गुणसूत्र पे, यानी एक्स लिंक्ड का मतलब या सहलग्न का मतलब क्या होता है कि एक्स गुणसूत्र पे, तो एक्स लिंक प्रभावी होगा, ठीक है, या फिर हो गया एक्स लिंक अप्रभावी होगा, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट और इसको बोलते हैं एक्स लिंक रिसेसिव। आगे बात समझ, ठीक है। बेसिक चीज क्लियर होगी, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अपने पास क्या क्या बीमारियां हैं, एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक है एक्स लिंक डोमिनेंट और एक है एक्स लिंक रिसेसिव, ठीक है। आगे बात समझो। अपन इन्हीं को ही जो है आगे जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्स लिंक रिसेसिव जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर ऑटोसोमल डोमिनेंट है और फोर्थ नंबर पर इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट में सिर्फ आपको नाम याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे दूसरे नंबर पर जो हेडिंग है वो है ऑटोसोमल अप्रभावी विकार, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव विकार, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव विकार। अब भैया बहुत सी बीमारियों के नाम है, बहुत सी विकारों के नाम है, इन विकारों को कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है उसका जो आपका निमोनिक है, आप छोटी थाली पे जीएसटी लगाते हो, ठीक है। जब अपन खाना खाने जाते हैं, ढाबे वाबे पे जाते हैं, तो कोई छोटी थाली मंगाते हैं परंतु वो छोटी थाली में भी क्या होता है, जीएसटी लगाते हैं। तो ए पी सी टी जीएसटी, ये तीन, ये जो है 8 शब्द जो है लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या क्या है वो देखते हैं। एक है एल्बिनिज्म, ठीक है, एक है एल्बिनिज्म, एक है आपका एल्केप्टोन यूरिया, ठीक है, एल्केप्टोन यूरिया।
बच्चों जो आपके हिंदी के नाम है वो बिल्कुल सेम है, जो अंग्रेजी के नाम है वही हिंदी के नाम भी है, ठीक है। तो चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, बात एक ही रहेगी। फिर पी से मतलब है आपका फिनाइल कीटोन यूरिया, क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिर आपका सी से मतलब है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। टी बोले तो टी क्या है आपका, थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया, ठीक है। फिर जी से आपका मतलब है गौचर डिजीज, क्या है, गौचर डिजीज, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं। एस से लेना देना है आपका सिक्कल सेल एनीमिया, क्या है, सिक्कल सेल एनीमिया। और टी से आपका मतलब है टे सेक डिजीज, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये 8 नाम याद हो गए। आप छोटी थाली पे जीएसटी लगाते हो तो क्या क्या हो गए, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, गौचर डिजीज, सिक्कल सेल एनीमिया और टी सेक डिजीज। अब ये 8 नाम है। पहली तो चीज आपको 8 नाम याद रखने, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये अब इनमें से कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है सिक्कल सेल एनीमिया, जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद है आपके लिए थैलेसीमिया, उसके बाद है आपके लिए फिनाइल कीटोन्यूरिया, और चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। बाकी के सब अब नाम याद रख लो, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये 4 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं अपन। अब भैया सबसे पहले आपके लिए सिक्कल सेल एनीमिया, क्या चीज है, सिक्कल सेल एनीमिया, ठीक है। अब भैया सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है उसके लिए अपन देखते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपकी एक आरबीसी, ठीक है, आरबीसी। अब यह जो बच्चों आरबीसी है इसको तो अपन क्या देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली में क्या, ये तो क्या 2D स्ट्रक्चर है। अगर इसको अपन यो टेढ़ा करके देखेंगे तो क्या होगा, एक 3D स्ट्रक्चर ही तो है। अगर अपन इसको टेढ़ा कर देंगे तो अपने को कैसे देखने को मिलेगी, ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसे देखने को मिलती है। तो इसको बच्चों क्या बोलते हैं, बाई कॉन्केव शेप। क्या होता है ये, बाई कॉन्केव शेप। ये तो क्या चीज है, नॉर्मल चीज है, क्या है ये, नॉर्मल चीज है कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव शेप होता है, ठीक है। अब होता क्या बच्चों, हो क्या जाता है कि एक ऐसी बीमारी होती है, ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं जहां पर क्या होता है, ये आरबीसी का जो आपका आकार है ऐसा ना रह के ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये इस आकार को फेमसली अपन क्या बोलते हैं, सिक्कल शेप, ठीक है, सिक्कल शेप, ठीक है। किसकी तरह दिखता है, जो अपन घास काटने का आपका औजार होता है, दरारी है जो भी बोलते हैं उसको, तो उस शेप का हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल घास काटने के जो औजार के जैसा शेप हो जाता है इसका। अब इसकी क्या वो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि जो सिक्कल शेप अगर आरबीसी हो जाता है, अगर नॉर्मल आरबीसी होता है तो वो 120 दिन जिंदा रहता है, ठीक है, 120 दिन जिंदा रहता है। और साथ ही साथ वो क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेन देन करता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन जो बच्चों सिक्कल शेप होता है उसकी जो लाइफ साइकिल है या उसका जो जीवन है वो खाली 5 से 20 दिन के लगभग हो जाता है, 5 से 20 दिन के लगभग होता है। और साथ ही वो जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ठीक है, जो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई करने की पावर होती है, ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने की पावर होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। ये एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, सिक्कल सेल एनीमिया। अब सिक्कल सेल एनीमिया के जेनेटिक्स की बात करें तो अपन ने बात करी भैया ये तो ऑटोसोमल क्या है, रिसेसिव है, क्या है, ऑटोसोमल है और रिसेसिव है। परंतु अपन ने सिक्कल सेल एनीमिया एक जगह और पढ़ा था, वो कौन सी जगह थी बच्चों, वह थी को डोमिनेंस, क्या थी, को डोमिनेंस। अब कंफ्यूजन ये होता है कि भैया को डोमिनेंस और ऑटोसोमल रिसेसिव ये दो वर्ड एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो देखो बात यह है कि अब ये एक गुणसूत्र है, ठीक है, ये गुणसूत्र का जोड़ा है, यहां पे जो है, यहां पे क्या है, ये आरबीसी के आकार के जीन है, ठीक है, आकार के जीन मौजूद है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखो बच्चों, जो सिक्कल सेल एनीमिया का जेनेटिक्स है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा जटिल सा है, ठीक है, इसलिए अपन इसको बहुत जटिलता नहीं रखेंगे। जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, जब आप एमबीबीएस करोगे तब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अपन बहुत आसान सी भाषा में इसको याद रखते हैं। अब आरबीसी के आकार के जीन क्या है, 2 जीन है, एक तो है HbA, ठीक है, और HbS, ठीक है, HbS सॉरी आरबीसी के आकार नहीं है, ये है हीमोग्लोबिन के, ठीक है, हीमोग्लोबिन का के प्रकार का जीन है, ठीक है, किस प्रकार का बनेगा, ठीक है, किस प्रकार का बनेगा। अभी ये सब भी क्यों हो रहा है वो भी अपन बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो होता क्या है, ये तो कैसा होता है, प्रभावी होता है, और ये एक्चुअली होता क्या है, अप्रभावी ही होता है, ठीक है, अप्रभावी भी होता है, प्रभावी ही होता है। तो एक ऐसा हीमोग्लोबिन बनाता है, इसका काम क्या होता है,
एक HbA का क्या करता है, ये एक नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कण बनाता है, हीमोग्लोबिन का कण बनाता है। लेकिन ये क्या करता है, जो HbS जीन है आपका, वो कैसा हीमोग्लोबिन का कण बनाता है, HB सिकल का जो है कण बनाता है। अब इससे होता क्या है, जब भी होता क्या बच्चों, जब भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो इसके अंदर क्या होता है, इस जो HB सिक्कल नाम का जो कण है आपका, इसके अंदर कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं इसकी संरचना के अंदर। उस वजह से क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जब हीमोग्लोबिन का शेप बदल जाता है ना बच्चों, तो ये क्या होता है, आरबीसी के अंदर हिलने लगता है, हिलने लगता है। उस आरबीसी की जो शेप होती है ना बच्चों, ये आरबीसी की शेप को भी बदल देता है और किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, सिक्कल शेप में या दरारी शेप के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी लाइफ जो जीवन जो है दिन कम हो जाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, अब बात यह है कि ये है तो अप्रभावी जीन ही, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक कंडीशन होगी जहां पे खाली HbA और HbA मौजूद होगा, ठीक है भैया, तो यहाँ तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही बनेगा। एक कंडीशन होगी जहां HbS और HbS ही मौजूद होगा, तो ये तो भैया यहाँ पे सिकल सेल डिजीज हो जाएगी। ठीक है, और एक और कंडीशन होगी HbS और HbA यानी कि विषयुग्मक स्थिति, यानी कि हेटेरोजाइगस स्थिति। अब इस स्थिति में क्या होगा, HbA तो प्रभावी है, ये तो अपना प्रभाव छोड़ ही रहा है, ठीक है, प्रभाव छोड़ ही रहा है, परंतु HbS जो अप्रभावी है तो अप्रभावी, इसको अपना प्रभाव नहीं छोड़ना चाहिए था, परंतु ये फिर भी थोड़ा बहुत प्रभाव जो है छोड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रभाव भी छोड़ रहा है। ठीक है, अब मन में सवाल उठता है कि क्या इनकम्प्लीट या अधूर प्रभाविता है, क्या ये है क्या, नहीं। क्यों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अधूर प्रभाविता में के अंदर क्या था कि प्रभावी जो एलील था वो अपना प्रभाव पूरा दिखा नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, प्रभावी एलील अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है। ये HbS जो एलील है यही जो है आप अपने अंदर कुछ कर रहा है, जिस वजह से आपका थोड़ा बहुत जो है HbS जो है सिक्कल शेप का जो है वह बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन ने क्या नाम दिया, कोडोमिनेंस नाम भी दिया। क्यों, क्योंकि है तो ये प्रभावी एलील, फिर भी जो है इस विषयुग्मक स्थिति में अपना थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है वह आप जब अगली क्लास में आओगे तब पढ़ोगे। बस इंपॉर्टेंट ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव भी है और कोडोमिनेंस भी है। ठीक है, दोनों वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि भैया डोमिनेंस लिखा हुआ है आपने, तो डोमिनेंस का मतलब यह सह प्रभुता का मतलब है, ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं। अलील तो अप्रभावी है, परंतु विषयुग्मक स्थिति में कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं कि प्रभावी एलील तो अपना पूरा प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन अप्रभावी भी थोड़ा बहुत अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। ठीक है, तो ये बात क्या होगी सिक्कल सेल एनीमिया की। भाई सिक्कल सेल एनीमिया होता क्या है कि जो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है वो बदल के क्या हो जाता है, सिक्कल शेप हो जाता है, दरारी शेप हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि HbS जीन जो है वो एक ऐसा हीमोग्लोबिन का कण बनाता है जो कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है शरीर में तो आरबीसी का शेप जो है बदल देता है। और उसका जेनेटिक्स ये था कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है और कोडोमिनेंस भी दिखाता है। ठीक है, अब बात करते हैं और अब कि भैया HbS जीन बना क्यों। ठीक है, HbS जीन बना क्यों, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक्चुअली में होता क्या है। अब बच्चों हीमोग्लोबिन होता ही है कि इसका एक बहुत जटिल सा स्ट्रक्चर, अपने को जटिल से स्ट्रक्चर में नहीं जाना, इसमें सिंपल सा ही होता है कि आपके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है दो चीजों से बना होता है, एक होता है हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन, ये ग्लोबिन एक्चुअली में क्या है, ये है आपके प्रोटीन्स है। ठीक है, प्रोटीन्स हैं आपके। ठीक है, और हीम जो है ये एक संरचना है। ठीक है, हीम जो है संरचना है जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और आयरन है। क्या है, आयरन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हीमोग्लोबिन ऐसे पड़ा हुआ है उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, तब जो आयरन है उसका जो स्टेट होता है या कौन सी स्टेट में होता है, तो होता है Fe+2 स्टेट के अंदर होता है। कौन सी स्टेट में होता है बच्चों, Fe+2 स्टेट में होता है। अब होता क्या है, एक हीमोग्लोबिन के जो कण होता है, एक हीमोग्लोबिन के कण में क्या होता है, 4 हीम होते हैं और 4 ग्लोबिन की चेन होती है। क्या होती है, 4 ग्लोबिन की चेन होती है। और प्रत्येक हीम के अंदर क्या होता है, एक Fe+2 होता है। और एक Fe+2 कितने ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, एक ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। तो यानी एक Fe+2 एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और एक हीम में एक Fe+2 है, तो यानी एक हीम किससे कंबाइन कर रहा है, एक ऑक्सीजन से। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम है, 4 हीम है, तो यानी कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के कण से काम वो जो है बांधेगा अपने आप को, तो 4 जो है अणुओं से बांधेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो एक हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये 4 जो होते हैं हीम के कण होते हैं, इसमें Fe+2 होता है, Fe+2 होता है, Fe+2 होता है और
Fe+2 होता है, ठीक है। ये तो चारों क्या है, हीम है, ठीक है। ये डब्बे क्या है, हीम है, ठीक है। और हर हीम से क्या होता है, जुड़ी हुई क्या होती है, हर हीम से जुड़ी हुई होती है बच्चों, क्या जुड़ी हुई होती है, ग्लोबिन की चेन है। इससे एक जुड़ी हुई है, ठीक है, इससे एक जुड़ी हुई है, बात आ गई समझ में, ठीक है। इससे एक जुड़ी हुई है और इससे एक जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये दो अलग अलग प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, दो अलग अलग प्रकार। ये जो हरी वाली बनाई ना बच्चों मैंने, ये होती है आपकी अल्फा चेन, क्या होती है, अल्फा चेन होती है। और जो पिंक कलर की बनाई बच्चों, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, बीटा चेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा चेन बोलते हैं। अब एक बात बताओ, अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इनको क्या बोला है, अल्फा चेन बोला, ठीक है, अल्फा चेन। अब प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने, यानी अमीनो अम्ल के बने होते हैं, ठीक है। तो जब अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल मिलकर ऐसी संरचना बनाते हैं तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड, क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और इसमें भी जब संरचना होती रहती है तो उसको के बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बनता है। अब मैंने क्या किया, इस बीटा चेन को लिया, ठीक है, एक जो ये बीटा चेन है वो ली, ठीक है, ये आपकी क्या है, बीटा चेन है, ठीक है, बीटा चेन है। अब ये जो बीटा चेन होती है बच्चों, ठीक है, अब यह जो बीटा चेन होती है इसके ऊपर क्या है, अमीनो अम्ल है, ये 1 2 3 4 5, ये छठा, ये 7वां 8वां 9वां, ठीक है। अपने लिए काम क्या है बच्चों, जो है वो है आपका 6th नंबर पे जो है, 6th नंबर पर जो, ठीक है, अमीनो अम्ल है, ठीक है, अमीनो अम्ल है यानी अमीनो एसिड है, ये अपने काम का है। एक्चुअली में होता क्या बच्चों, तो अपने नॉर्मल बीटा चेन होता है, नॉर्मल बीटा चेन में तो यहाँ पे कौन होता है, ग्लूटामिक अम्ल, क्या होता है, ग्लूटामिक अम्ल होता है, क्या होता है, ग्लूटामिक अम्ल होता है। परंतु क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, क्या होता है, कुछ उत्परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसा उत्परिवर्तन होता है, अभी नाम बस याद रख लो, ये होता है बिंदु उत्परिवर्तन, क्या होता है, बिंदु उत्परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में बहुत फेमसली बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। अभी पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है सर, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या इसकी चीजें होती है, वो अपन अगली जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है, 6th नंबर का जो अमीनो अम्ल है उसके अंदर क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण एक दूसरा जो है अमीनो अम्ल आ जाता है, उसका नाम क्या होता है, वेलिन होता है, क्या होता है बच्चों, वेलिन हो जाता है, ठीक है, वेलिन हो जाता है। बात आई समझ में। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ गया, वेलिन आ गया। अब बताओ, एक बीटा चेन के ऊपर बस ग्लूटामिक एसिड की जगह बस खाली वेलिन है, तो और इतना बड़ा एक विकार आपके जो है शरीर में आ गया। तो बताओ जेनेटिक्स जो है, ठीक है, यानी अनुवांशिकी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कि बस एक एक कणी तो चेंज हुआ था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी शरीर की जो है संरचना ही चेंज हो गई, आपकी हीमोग्लोबिन की संरचना ही चेंज होगी, ये सोचो आप। इसलिए जेनेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, आपका जो आरएनए, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब आरएनए पे एक्चुअली में क्या होता है, आरएनए पे होते हैं बच्चों आपके कोडॉन, ठीक है, आरएनए पे क्या होता है बच्चों, कोडॉन होते हैं आपके, ठीक है। क्या होते हैं क्या नहीं होते, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, बस सिंपल से यहाँ नोट्स में लिख लो कि जो कोडॉन है वो GAG से GUG के अंदर बदल जाता है, GAG से GUG के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि सिकल सेल एनीमिया में कैसा म्यूटेशन होता है, तो इस तरीके का म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है, यानी उत्परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कैसे बना होता है, ये हीमोग्लोबिन का आपके स्ट्रक्चर देखा, बीटा चेन, अल्फा चेन, और क्या चेंज आता है वो ये आपको देखने को मिल गया, क्या चेंज आता है इसके अंदर, ठीक है। अब बात ये आती है कि अभी अपन ने बोला कि आरबीसी का जो शेप है, ठीक है, आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो गया, इस तरह का हो गया, दरारी शेप का हो गया, ठीक है, सिकल शेप का हो गया, और साथ ही साथ इसको जीवन जो था वो क्या होगा, 5 से 20 दिन तक का ही हो गया। अब बच्चों आपने एक नाम सुना बीमारी का, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है बच्चों, प्लाज्मोडियम से। किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम नामक एक जीव से फैलता है, ठीक है। यह जो बच्चों प्लाज्मोडियम होता है, ये कहां से आता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से आता है। अभी जो प्लाज्मोडियम होता है ना बच्चों, इसके जो जीवन चक्र होता है, क्या होता है इसका जीवन चक्र होता है, यानी कि लाइफ साइकिल होती है, वो 3 जगह स्थित होती है। एक तो कहाँ होती है, वो मच्छर के अंदर होती है, यानी मादा एनोफिलिस के अंदर होती है। एक क्या होती है, वो होती है लिवर के अंदर, किसके, इंसान के लिवर के अंदर। और साथ ही साथ एक जगह और होती है, वो कहाँ होती है, आरबीसी के अंदर, ठीक है, कहाँ होती है, आरबीसी के अंदर होती है, ठीक है। अब ये जो आरबीसी के जो ठीक है, कहाँ का हो, मच्छर लिवर के अंदर और आरबीसी के अंदर होता है। ये जो आरबीसी के अंदर जो इसका जीवन चक्र चलता है ना बच्चों, वो करीबन क्या होता है, 40 से 50 दिन तक का चलता है, ठीक है। परंतु अब अपनी जो आरबीसी है वो तो खाली 20 दिन तक ही जिंदा रहेगी, क्या रहेगी, 20 दिन तक ही जिंदा रहेगी। तो मान लो अगर ये प्लाज्मोडियम का अणु जो है आपका जीव है, ये इसमें आ गया, तो होगा क्या, 20 दिन बाद तो ये तो मर जाएगी,
ठीक है। 20 दिन बाद तो क्या होगा, ये आरबीसी मर जाएगी, और मरने के बाद क्या होगा, ये भी मरेगी, प्लाज्मोडियम को मार देगी। इस वजह से होता क्या है कि जो प्लाज्मोडियम होता है ना बच्चों, प्लाज्मोडियम जो होता है अपने जीवन के चक्र का ये वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाता। अब जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो ये बीमारी भी नहीं फैला पाएगा। इसलिए क्या होता है, जो अपने पेशेंट होते हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंट होते हैं किसके, सिकल सेल एनीमिया के, ठीक है। सॉरी, ये किसके रेजिस्टेंट होते हैं, मलेरिया के जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है, कि किससे रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये जो भी स्लाइड है ना बच्चों, तीनों स्लाइड तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिकल सेल एनीमिया। अब चौथी चीज इसके फीचर क्या होता है भैया, अपन ने पढ़ा है सिकल शेप हो गए तो होता क्या है। अब होता क्या बच्चों, ये आपकी क्या है, रक्त, आपकी रक्त नली है। ये रक्त नली कौन से ऑर्गन में जा रही है, ये आपका है स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन है। अब स्प्लीन के अंदर क्या होता है, स्प्लीन के एक ऐसा अंग जो है आपका अंग है, ठीक है, ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो नष्ट होती है, ठीक है। आरबीसी क्या होती है, नष्ट होती है, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, सिकल शेप आरबीसी है, ये क्या होती है, स्प्लीन के अंदर जा जाके क्या होती है, नष्ट होने लग जाती है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। अब बहुत जल्दी जल्दी नष्ट होगी तो यानी इसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जब बहुत ज्यादा काम करेगा तो क्या हो जाएगा, स्प्लीन जो होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। स्प्लीन जो होती है वो फूल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि ये जो सिकल सेल जो अपने जो है सेल है आरबीसी, ये क्या होती है, आपस में चिपकने लग जाती है, क्या हो जाती है, चिपकने लग जाती है, ठीक है, चिपकने लग जाती है। इस कारण क्या होता है, ये जो आपके रक्त का प्रवाह है उसको रोक देता है, इस रक्त के प्रवाह को क्या कर देता है, कम कर देता है, रक्त प्रवाह को कम कर देता है, रोक देता है, ठीक है, रोक देता है। जिसके कारण क्या होता है, जो अपने अंग होते हैं उनको क्या होती है, हानि पहुंचती है, क्या होती है, हानि पहुंचती है, जिस कारण क्या होती है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो आदमी है वो कितने साल जी सकता है, शायद 40 से 50 साल तक ही जिंदा रह पाता है। तो ये दो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसकी वजह से होता क्या है सिकल सेल एनीमिया की वजह से, तो वो जो है आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक चीज जो और है, इसकी क्रॉसिंग कैसे होती है वो देख लो भैया, ठीक है। क्रॉसिंग कैसे होती है वो अपन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, दो अलील है, एक HbA है और एक HbS है, ठीक है। एक चीज और थी कि जो HbS होता है ना बच्चों, ये एक लीथल जीन भी होता है। क्या पढ़ाया था मैंने, एक लीथल जीन होता है, ठीक है। अब जब वहां लीथल जीन पढ़ाया था आपको पढ़ाया था कि जब एम्ब्रियो स्टेज पे होता है, ठीक है, यानी जो वो भ्रूण के अंदर ही होता है तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब अध्ययन करते रहे साइंटिस्ट, तो उन्होंने पाया कि भाई जो सिकल सेल एनीमिया, हमने तो सोचा था लीथल जीन है, पर इसके तो पेशेंट जो है अपने को मिल रहे हो 40 से 50 साल के बाद मर रहे हैं, ठीक है, 40 से 50 साल के बाद मर रहे हैं। तो उन्होंने पाया ये कैसे हुआ, तो हुआ ये कि जो लीथल जीन है, ठीक है, उन्होंने फिर पाया कि लीथल जीन, कुछ लीथल जीन जो होते हैं वो भ्रूण के अंदर ही मार देते हैं पेशेंट को, और कुछ जो होते हैं उनको सर्वाइव करने देते, थोड़ा टाइम जीने देते हैं, उसके बाद जो उनको मारते हैं। तो लीथल जीन का भी एक अलग तरीके का कंसेप्ट इसके अंदर निकला, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव भी है, कोडोमिनेंट भी है और एक लीथल जीन भी है, ठीक है। तो मान लो अगर आपके दोनों जनक ऐसे हैं, HbA और HbS हैं, और एक है HbA और HbS दोनों ही हैं, तो इसकी वजह से कौन कौन से युग्मक बनेंगे, एक से तो ये बनेंगे, ठीक है, और एक से ये बनेंगे HbA और HbS, ठीक है, HbA, ठीक है, यहाँ बनेगा HbA, यहाँ बनेगा HbA HbS, यहाँ भी क्या बनेगा HbA HbS, और यहाँ बनेगा HbS और HbS। ये तो क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, ये तो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, इसको सिकल सेल एनीमिया होगा, ठीक है। ये क्या होंगे दोनों बच्चों, ये दोनों एक्चुअली में क्या होंगे, कैरियर्स होंगे, ठीक है, कैरियर्स होंगे, यानी कि वाहक होंगे, ठीक है, क्या होंगे, वाहक होंगे। तो इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया के ये 4 बिंदु जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, तो अपने पास क्या है, थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया। अब इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या था, जो बीटा चेन था, उसके अंदर क्या हुआ, बीटा चेन के अंदर क्या हुआ, चेंज ही तो हुआ, अमीनो एसिड चेंज हुआ। तो यानी कि ये क्या चेंज हुआ, क्वालिटी चेंज हुई, ठीक है, क्वालिटी चेंज हुई। परंतु अब जो थैलेसीमिया होता है बच्चों, थैलेसीमिया एक्चुअली में क्या होता है, क्वांटिटी यानी कि माप की, ठीक है। इसमें क्या होती है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी या बोले तो मात्रा जो है वो कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम होने लग जाती है, ठीक है। कैसे कम होती है वो देखते हैं। ये अपने पास क्या था, आपका हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। इस पे क्या है, बीटा चेन है, ये बीटा चेन है, और ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी अल्फा चेन, ठीक है, अल्फा चेन है। अब इसमें होता क्या है बच्चों,
ये जो अल्फा चेन है या तो ये कम हो जाती है, या ये अल्फा चेन है दोनों कम हो जाती है, या बीटा चेन कम हो जाती है, या फिर दोनों बीटा चेन कम। यानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है, ग्लोबिन की चीज जो है कम हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जब आपका हीम प्लस ग्लोबिन है, ठीक है, उसकी वजह से उसमें क्या होता है, जो ग्लोबिन होती है ना, ग्लोबिन तो डिक्रीज हो जाता है प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन जो है चेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई मात्रा होती है, कैरिंग मात्रा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाइंग या फिर कैरिंग, वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सप्लाई मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और कैरिंग मतलब कि वो कितना जो है अपने पास रख सकता है, वह दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी वजह से, खाली अल्फा की कमी की वजह से या फिर बीटा की कमी की वजह से। ठीक है, अब ये जो थैलीसीमिया होता है बच्चों, ठीक है, थैलीसीमिया होता है, ये दो प्रकार का होता है। या तो क्या होगा, थैलीसीमिया ए और थैलीसीमिया बी। ठीक है, थैलीसीमिया ए के अंदर क्या होगी, अल्फा चेन जो है कम होगी, ठीक है, और थैलीसीमिया बी में क्या होगा, बीटा चेन कम होगी। ठीक है, बीटा चेन जो है कम होगी। अब इसको आगे देखते हैं। तो होता क्या है बच्चों, तो आपकी अल्फा चेन होती है, ठीक है, अल्फा चेन होती है, ठीक है, अल्फा चेन जो होती है ना बच्चों, उसके जीन कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये आपका अल्फा है, और ये क्या मैंने बनाया 6, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 16th गुणसूत्र पे होते हैं। ठीक है, 16 गुणसूत्र पे होते हैं, क्या होते हैं, जीन। अब बच्चों ये जो जीन होते हैं ना बच्चों, खाली एक ही नहीं होता है, ये होते हैं 2 जीन। ठीक है, 2 जीन होते हैं। क्या होते हैं, 2 जीन होते हैं। अब कोई भी लक्षण, एक लक्षण 2 जीन से वो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी होती है, जो कि एक ही गुणसूत्र पे। ठीक है, और साथ ही साथ एक ही गुणसूत्र पे मतलब ये क्या है। अब होता क्या है बच्चों, ये होता है आपका अल्फा, एक होता है आपका अल्फा चेन होता है। ये जो बच्चों अल्फा चेन होता है ना, इसके जो जीन होते हैं, इसके जो जीन होते हैं बच्चों, वो कौन से गुणसूत्र पे होते हैं, इसके जीन होते हैं गुणसूत्र नंबर 16 के ऊपर होता है। किस पे होता है, गुणसूत्र नंबर 16। याद कैसे करें, अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, अल्फा है, इसको मैंने ऐसे बना दिया, और यहाँ पे डंडा लगा दिया, क्या बना, 16 बना। तो ये किस पे होता है, गुणसूत्र नंबर 16 पे होता है। अब ये जो जीन होते हैं ना बच्चों, ये एक नहीं होते, ये क्या होते हैं, 2 जीन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये 2 जीन होते हैं। ठीक है, तो 2 जीन्स होते हैं, जो कि क्या हो रहा है, एक ही लक्षण को मिलके आधार कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है HbA1 और एक होता है HbA2। ठीक है, तो ये 2 जीन होते हैं। ठीक है, 2 जीन होते हैं। ठीक है, 2 जीन होते हैं। ठीक है, अब इसके भी 2 एलील होंगे, ठीक है, और इसके भी 2 एलील होंगे, तो यानी कुल मिला के कितने होंगे, 4 एलील जो हैं, 4 एलील जो हैं मिलके बना रहे हैं एक अल्फा चेन को। ठीक है, एक अल्फा चेन को बनाने के लिए 2 जीन और 4 एलील की मदद लगती है। क्या लगती है, मदद लगती है। ठीक है, और जो आपकी बीटा चेन जो होता है बच्चों, क्या होता है, बीटा चेन, उसके जो एलील होते हैं, उसका खाली एक ही एलील होता है, खाली एक ही एलील होता है। कौन सा होता है बच्चों, HB और B एलील होता है। और इसके जो एलील होते हैं वो कौन से गुणसूत्र पे बच्चों, गुणसूत्र नंबर 11 पे। कैसे याद रखेंगे, बी का एक डंडा, उसके आगे एक और डंडा लगा, तो क्या बना, 11 बना। तो कौन से गुणसूत्र पे, 11 गुणसूत्र पे। इसके भी 2 एलील होते हैं। ठीक है, इसके भी 2 एलील होते हैं। तो यानी कि वो बीटा चेन जो हुई, वो एक जीन और 2 एलील से निर्धारित होती है। क्या होती है, निर्धारित होती है। अब होता क्या है बच्चों, थैलीसीमिया में, थैलीसीमिया में होता यह है कि अगर इनमें से कोई भी एलील हुआ, कोई भी एलील की गड़बड़ हो गई, ठीक है, कोई भी एलील में गड़बड़ हो गई, तो उस वजह से क्या होता है, या तो अल्फा चेन जो होता है कम बनता है, या फिर क्या होता है, बीटा चेन जो है कम बनने लग जाता है। उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो कण है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई मात्रा है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। यही आपका क्या होता है, थैलीसीमिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, थैलीसीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, इन्हीं के आधार पर इनको थोड़ा और प्रकार बना दिए जाते हैं। होता ये कि अगर अल्फा और बीटा दोनों कम है, ठीक है, अल्फा भी कम है और बीटा भी कम है, तो उसको मैंने बोलते हैं थैलीसीमिया मेजर बोलते हैं। ठीक है, थैलीसीमिया मेजर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अल्फा के कितने एलील है, 4 एलील है। कितने एलील है, 4 एलील है। तो उस केस में क्या होता है कि बीटा तो क्या है, नॉर्मल है, बीटा नॉर्मल है, बीटा नॉर्मल है, बीटा नॉर्मल है। अब अल्फा का एक एलील जो है वो गड़बड़ है, 2 एलील गड़बड़ है, 3 एलील गड़बड़ है, और 4 एलील गड़बड़ है। ठीक है, तो जब 4 एलील गड़बड़ होते हैं ना बच्चों, तो ये बच्चा तो क्या होता है, पैदा नहीं हो पाता, यानी भ्रूण में इसकी जो है मौत हो जाती है। ठीक है, जो तीसरा वाला होता है वो क्या होता है, बार्ट बॉडी। ठीक है, बार्ट होता है, उसका नाम बोलते हैं, उस विकार का नाम बोलते हैं बार्ट। बार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 एलील कम हो गए। अब 4 एलील मिल के अल्फा, एक अल्फा चेन बनाते हैं। अब 3 एलील तो बहुत कम अल्फा चेन बनेगी, तो ज्यादा क्या होगी, बीटा चेन होगी। और बीटा चेन जो होगी ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या, जब ज्यादा मात्रा में होती है उसको बोलते हैं बार्ट हीमोग्लोबिन, इसलिए इसको बार्ट विकार भी बोलते हैं। और जब ठीक है,
जब 2 एलील कम होंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, थैलेसीमिया ट्रेट बोलेंगे, ठीक है, थैलेसीमिया ट्रेट। और जब एक ही अल्फा कम होगा तो इसको बोलेंगे हम थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। याद रहता हो तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अल्फा चेन के कहाँ है 16 गुणसूत्र और बीटा चेन 11 गुणसूत्र में, और अल्फा चेन को कौन 4 एलील कंट्रोल करते हैं, उसको 2 एलील कंट्रोल करते हैं। होगा क्या, अल्फा बीटा की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो है अल्फा बीटा चेन की मात्रा कम हो जाएगी और आपको विकार देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि भैया 3 चीजों में डिफरेंस करके बताओ, ठीक है, 3 चीजों में डिफरेंस बताओ। कौन कौन से चीजों में, एक है सिक्कल सेल एनीमिया, ठीक है, सिक्कल सेल एनीमिया, ठीक है। एक आपका क्या हो गया, थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया। और एक और विकार है जो अपन ने रक्त से रिलेटेड पढ़ा है, वो कौन सा है, अभी 2 क्लास पहले पढ़ा था, वो है आपका हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया। अब इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, ये तो बच्चों क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ये हीमोफीलिया क्या था, हीमोफीलिया क्या था, एक्स लिंक रिसेसिव था, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव था। सिक्कल सेल एनीमिया क्या एक्चुअल में ये एक एनीमिया है, ठीक है, ये भी एक एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया है ये भी, परंतु ये क्या था, एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता, खून का प्रवाह ज्यादा हो रहा था, ठीक है, ज्यादा हो रहा था। अब बात करें क्वांटिटी और क्वालिटी की, तो सिक्कल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिर्फ क्वालिटी चेंज हो रही थी, खाली अमीनो एसिड चेंज हो रहा था, तो ये तो कैसा था, क्वालिटी के अंदर चेंज था। थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, अल्फा चेन कम हो रही है, बीटा चेन कम हो रही है, तो ये कैसा था, क्वांटिटी था, क्वांटिटी था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या कम हो रहे थे, कोएगुलेशन फैक्टर कम हो रहे थे, तो ये भी कैसी हुई बीमारी, क्वांटिटी से रिलेटेड हुई, ठीक है, क्वांटिटी से रिलेटेड हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड बदल रहे हैं, ठीक है, अमीनो एसिड बदल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो, अल्फा और बीटा जो चेन है वो कम हो रही है, और यहाँ पे क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है कम हो रहे हैं, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। अब जितनी भी एक्स लिंक डिजीजेस थी वो ज्यादातर किस में देखने को मिलती है, क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव थी, और सबसे ज्यादा अच्छी, और जो ये क्या थी, साथ ही साथ एक्स लिंक तो थी ही थी, साथ ही साथ क्या थी, लीथल भी थी। तो फीमेल के अंदर जब एक्सएच ज्यादा हो तो मर जाती थी, और देखने को कहाँ मिलती है, मेल में देखने को मिलती है, तो ये मेल में ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल। और बाकी की जो दोनों है, क्योंकि ऑटोसोम पे इनका लिंक से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मेल और फीमेल दोनों पे बराबर देखने को मिलती है। तो आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, या तो इन दो में डिफरेंस करो, इन दो में डिफरेंस करो, या तीनों में डिफरेंस करो, तीनों में डिफरेंस जो है ये 5 बिंदु आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपका जो है, अब जो बीमारी है वो छोटी छोटी बीमारी है। अब है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब बच्चों सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक्चुअली में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये आपके क्या है, पैनक्रियाज है, ठीक है, ये आपके क्या है, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज के अंदर क्या होती है, डक्ट होती है, ठीक है, उनकी नलियां होती है, पैनक्रियाज हुआ, और ये क्या है, उसकी पैनक्रियाज की नली है, जिससे क्या होता है, उसकी जो भी सिक्रीशन होती है, जो भी उससे निकलता है, वो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। साथ ही साथ बच्चों ये क्या है आपके, ये है आपके, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, ये इसकी क्या है, नली है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या बच्चों, जो आपके क्लोराइड होते हैं ना, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड के जो आयन होते हैं, ठीक है, क्लोराइड आयन की गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्लोराइड आयन की गड़बड़ी हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, आपका जो म्यूकस बनता है ना, जो इनके अंदर जो इनका सिक्रीशन होता है, ठीक है, इनके जो सिक्रीशन होते हैं, ठीक है, अब सिक्रीशन जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तथा कैसे होते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, ठीक है। अब मोटे और गाढ़े होने की वजह से क्या हो जाता है, इन नलियों को ब्लॉक कर देते हैं, इन नलियों को ब्लॉक कर देते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। अब बहुत लंबी चौड़ी बीमारी है, आप उसमें नहीं जाना, बस इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोराइड आयन की गड़बड़ी होगी, और आपका जो म्यूकस या सिक्रीशन होगी वो मोटे और गाढ़े हो जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, नलियों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा सिस्टिक फाइब्रोसिस से ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फिनाइल कीटोनुरिया। अब फिनाइल कीटोनुरिया बच्चों एक्चुअली में क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। साथ ही से साथ ये क्या है, एक उपापाचीय, ठीक है, उपापाचीय विकार है, ठीक है। उपापाचीय विकार मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। अब मेटाबॉलिज्म की से रिलेटेड इसका मतलब क्या होता है, अब होता क्या है बच्चों, ये जो बीमारी होती है, ठीक है, फिनाइल कीटोनुरिया जो बीमारी होती है, इसका जो जीन होता है, इसका जो जीन होता है वह कौन से गुणसूत्र पर स्थित होता है, वह स्थित होते हैं 12 पे, ठीक है, गुणसूत्र नंबर 12 पे स्थित होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब इस जीन के अंदर कोई गड़बड़ी हो जाती है, इस जीन के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, तो एक एंजाइम होता है, कौन सा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की जो होती है कमी हो जाती है। इसकी वजह से होता क्या बच्चों, अब
कोई एंजाइम है तो एंजाइम किसी रिएक्शन में तो काम आ रहा होगा, तो रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों? वो ये होती है कि जो फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज होता है ना, ये एक्चुअली में क्या करता है, फिनाइल एलिनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है, टायरोसिन के। अब एक बात बताओ, ये दोनों है क्या चीजें? ये दोनों एक्चुअली में क्या है, अमीनो एसिड है। ये फिनाइल एलिनिन एक अमीनो एसिड है और टायरोसिन भी एक अमीनो एसिड है। अब इन दोनों की इंपॉर्टेंस ये होती है, जो बच्चों टायरोसिन होता है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। पहली तो चीज क्या बनती है, मिलेनिन, ठीक है, मिलेनिन, ठीक है। और क्या क्या बनता है इससे बनता है एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ठीक है, नॉर एड्रीनलिन। बच्चों आज जो मैं जो सब भी लिख रहा हूँ ना, वो हिंदी में भी बिल्कुल सेम ही चीज है, बल्कि हिंदी में भी अपन इंग्लिश में भी लिखते हैं, इसलिए आज इंग्लिश चीजें जो ज्यादा चल रही है, क्योंकि हिंदी में भी बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे अपन, ठीक है। और क्या होता है, डोपामिन, क्यों? क्योंकि ये सब वर्ड्स हैं, इसको हिंदी अंग्रेजी में दोनों में एक जैसा ही बोलते हैं। और क्या होता है, डोपामिन होता है। अब जो मिलेनिन होता है बच्चों, वो क्या होता है, मिलेनिन जो होता है अपने शरीर के जो आपके त्वचा का रंग है, बालों का रंग है, इनको जो है रेगुलेट करता है। और जो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, एक नर्व टिश्यू होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सेल बॉडी होती है। ये क्या होता है, एक्सॉन होता है। और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। और इसके बाद एक और जो आपका जो क्या होता है, नर्व सेल होता है, ठीक है। ये क्या उनके डेंड्रॉन है, सेल बॉडी, एक्सॉन हो गया, और ये सिनेप्स है। यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है बच्चों, सिनेप्स होता है। क्या होता है, सिनेप्स होता है। और सिनेप्स के बीच में क्या होता है, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर का हेल्प क्या करते हैं, ये जो अपने नर्वस टिश्यू के अंदर जो होते हैं, सिग्नलिंग होती है, जो एक दूसरे की तरफ जो है सिग्नल भेजते हैं, उनको जो है ट्रांसमिट करने के लिए, उनको प्रवाह को चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और अपना दिमाग किससे बना हुआ है बच्चों, अपना दिमाग बना हुआ है इन न्यूरॉन से या फिर नर्व सेल से। तो अपने न्यूरॉन अपने दिमाग में क्या भरे पड़े, न्यूरो ट्रांसमीटर भरे पड़े। इन न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद से क्या होता है, इन अपने जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर सिग्नल जो है चलते रहते हैं। और ये तीन न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये बहुत जरूरी है किसके लिए, ये सिग्नल चलने के लिए, दिमाग को काम करने के लिए, ठीक है। तो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत जो है जरूरी होता है। अब होता क्या बच्चों, नॉर्मली तो क्या होता है, ये एंजाइम जो होता है ये रिएक्शन को करा पाता है और फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में बदलता है और टायरोसिन मिलेनिन, और इन तीन चीजों में बदल जाता है। परंतु अब ये क्या हो गया, एब्सेंट, यानी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब जब ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, फिनाइल एलिनिन तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुवेट के अंदर, ठीक है, फिनाइल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फिनाइल पायरुवेट क्या होगा, आपके यूरिन के अंदर निकलेगा, ठीक है। फिनाइल पायरुवेट क्या होगा, यूरिन के अंदर निकलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, यानी कि फिनाइल पायरुवेट। फिनाइल पायरुवेट क्या है, कीटोन बॉडी है, आगे पढ़ोगे, नाम याद रखो, फिनाइल पायरुवेट क्या है, कीटोन बॉडी है, ठीक है, एक कीटोन बॉडी है। क्योंकि ये आपके यूरिन में निकल रहा है, इस वजह से बीमारी को क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं, ठीक है। अब फिनाइल एलिन बढ़ जाएगा, टायरोसिन तो क्या हो जाएगा, कम, टायरोसिन कम तो मिलेनिन भी कम, और मिलेनिन कम हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा, आपके जो रंग जो होगा अपने शरीर का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, बालों का रंग कम हो जाएगा, त्वचा का रंग जो है कम हो जाएगा, इस वजह से, ठीक है, ठीक है। बालों का रंग बदलेगा, त्वचा का रंग बदलेगा, और साथ ही साथ आपका किसका रंग बदल जाएगा, आपके आइरिस का, ठीक है। आइरिस क्या होता है, आंखों की जो दिख रही है आपको, जो काला भाग या ब्राउन भाग होता है, इसको आइरिस बोलते हैं। इसके अंदर भी क्या होगा, पिगमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें पिगमेंट कम हो गया, ठीक है, ये आपकी आंख है, ये क्या है, इसका आइरिस है, आइरिस है। अभी पिगमेंट एक्चुअली होता है क्या बच्चों, ये क्या होता है, बाहर से आने वाली किरणें होती है ना, उसको रोकता है। अब आइरिस के अंदर कलर नहीं है, तो क्या होगा, किरणें जो होगी पीछे की तरफ जाती रहेंगी, इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्राइट लाइट होगी, जब बहुत ही जो है जब सूरज की रोशनी होगी, तो आंखें क्या होगी, चौंधिया जाएगी। तो इसको बोलते हैं अपन, जो होती है सूरज की रोशनी में देखने में दिक्कत आती है, सूरज में देखने में इसको दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ये तो है मिलेनिन की बात। अगर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन या फिर डोपामिन के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, तो क्या होता है, अगर ये तीनों कम हो जाते हैं, ये तीनों अगर कम हो गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, अपने ब्रेन के अंदर जो सिग्नल थे वो चल नहीं पाएंगे, उस वजह से क्या होगा, अपने जो दिमाग है, अपने दिमाग का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, दिमाग का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, तो ये हो गया आपके पास फिनाइल कीटोन यूरिया। बस सिंपल सी इतनी सी चीज है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, उपापचयी विकार है, कौन से गुणसूत्र का विकार है ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सा एंजाइम जो हो रहा है वो बिगड़ रहा है, वह चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट ये है कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया होता है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, ये कैसा, जो आपका पीएच है, यूरिन का पीएच को क्या बना देता है, एसिडिक पीएच बना देता है। कैसा पीएच बना देता है बच्चों, एसिडिक पीएच बनाता है। अब इस एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता है, कहीं जंतु जो होते हैं ना, कहीं जो जीव जंतु होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं, वह जो होते हैं मर जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। इसलिए आपके जो होते हैं
आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है, आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है वह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है, वह क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये इसकी एक थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंस है कि भैया चलो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है लेकिन उसके साथ कुछ कुछ आपको एडवांटेज भी मिल रही है। तो ये आपका होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब एक और बात करते हैं एल्बिनिज्म या फिर रंगहीनता की, ठीक है, एल्बिनिज्म या फिर रंगहीनता। तो भैया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है और ये भी क्या होती है, उपापाचीय विकार होती है, ठीक है, उपापाचीय विकार होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, एल्बिनिज्म के अंदर क्या होता है, तो एल्बिनिज्म के अंदर क्या होता है, एक जीन होता है, ठीक है, वह जीन कौन से जो होता है एंजाइम को आपके जो होता है कवर कर रहा होता है, ठीक है। ये जो जीन होता है वह किसको कंट्रोल करता है, टायरोसिनेज को, ठीक है, टायरोसिनेज को जो है ये आपके जो है टायरोसिनेज जो है इसको कन्वर्ट कर रहा होता है। और टायरोसिनेज एक्चुअली बच्चों क्या करता है, डोपा को डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन, अभी अपन ने क्या पढ़ा था, फिनाइल एलिनिन, और उसके ऊपर 2 ऑक्सीजन ग्रुप हो गए तो क्या होगा 2 वाटर के ग्रुप लग जाए तो क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलिनिन, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मिलेनिन के अंदर, ठीक है, मिलेनिन के अंदर। अब हो क्या जाता है, ये क्या हो जाता है एब्सेंट, ठीक है, ये हो जाता है एब्सेंट। उसकी वजह से क्या होता है, डोपा जो होता है मिलेनिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, शरीर एकदम श्वेत होता है, ठीक है, जो लोग होते हैं एकदम श्वेत होते हैं, बिल्कुल व्हाइट होते हैं, यानी कि सूरजमुखी होते हैं, देखे हमने, बिल्कुल गोरे चट्टे एकदम, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल शरीर कैसा होता है, श्वेत हो जाता है। इवन उनके जो बाल होते हैं वह भी क्या होते हैं, बिल्कुल श्वेत होते हैं, ठीक है, श्वेत होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, उनका जो आइरिस होता है उसमें भी क्या होता है, वो भी बिल्कुल क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन होता है। उसकी वजह से इसमें भी क्या होती है, आंखें चौंधिया जाती है। परंतु एल्बिनिज्म और फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या फर्क है, फिनाइल कीटोन्यूरिया में दिमाग की भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। तो ये आपका क्या होता है, एल्बिनिज्म होता है। फिर नेक्स्ट आपका होता है एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, एल्केप्टोन्यूरिया। तो भैया ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव है और ये भी क्या है, उपापाचीय विकार है, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जीन होता है, इसमें जो जीन होता है वो कौन से गुणसूत्र पे, 3 नंबर के गुणसूत्र पे। और यह जो जीन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है होमोजेनिस्टिक, ठीक है, होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। इसकी क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक जो क्या होता है होमोजेनिस्टिक एसिड होता है वही बढ़ने लग जाता है। अब इसी किस में कन्वर्ट होता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, सिंपल सा याद करो, होमोजेनिस्टिक एसिड जो होता है वह बढ़ जाता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, अभी होमोजेनिस्टिक एसिड बढ़ जाता है, ये किसके अंदर निकलता है बच्चों, आपके यूरिन के अंदर निकलता है, ठीक है, यूरिन के अंदर निकलता है। और जब ये यूरिन में निकलता है बच्चों, तो ऐसे यूरिन को अगर अपन कलेक्ट करें, ऐसे यूरिन को अगर अपन कलेक्ट करें और उसको थोड़ी देर बाहर जो है हवा के अंदर रख दें, तो उस यूरिन का जो कलर है, यूरिन का जो कलर है नॉर्मली तो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, वह जो नॉर्मल कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर के अंदर, ठीक है, ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर सवाल में लिखा हुआ आता है कि कोई पेशेंट है उसका यूरिन कलेक्ट किया और उसका यूरिन येलो से ब्लैक कन्वर्ट हो गया, तो कौन सी बीमारी है, उसको एल्केप्टोन यूरिया बीमारी है बच्चों, ठीक है। सिंपल से इतना सी बात याद रखना है कि कौन सा जो है किस चीज में गड़बड़ी हो रही है और एक्चुअल में क्या देखने को मिल रहा है कि येलो से ब्लैक हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने की कोई भी जरूरत नहीं। तो ये तो अपने पास क्या हुए, ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियां हुई, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सब चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपके एल्बिनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया, उसमें 2 पॉइंट आप याद रख लो, बहुत है। और गौचर और टे6 का सिर्फ नाम याद रख लो, उतना ही बहुत है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अपने पास क्या है, ऑटोसोमल प्रभावी विकार, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्या है ऑटोसोमल डोमिनेंट, अब इसका क्या निमोनिक है बच्चों, चांद मामा, ठीक है, चंदा मामा नहीं है, सिर्फ चांद मामा है, चंदा मामा जो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, CHAN और मामा, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है वो देखो, ये होता है, एक तो होता है कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका हंटिंगटन कोरिया, क्या होता है, हंटिंगटन कोरिया होता है, ठीक है। एक आपका होता है अल्जाइमर, ठीक है, एक होता है बच्चों आपका अल्जाइमर और एक होता है आपका न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस। हिंदी में बिल्कुल सेम यही बोलते हैं बच्चों, अभी हिंदी के भी मैं लिख के आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एम आपका होता है बच्चों मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ए आपका होता है एनाइरिडिया, ठीक है, ए आपका होता है एनाइरिडिया और एक एम होता है आपका मार्फन सिंड्रोम, ठीक है। एक जो होता है एम आपका क्या होता है, मार्फन सिंड्रोम होता है, ठीक है, मार्फन सिंड्रोम होता है, ठीक है। और एक ए जो होता है वो होता है आपका ए कॉन्ड्रोप्लासिया, क्या होता है, ए कॉन्ड्रोप्लासिया। तो नाम याद हो गया, चांद मामा,
कोलेस्ट्रोलीमिया, हंटिंगटन कोरिया, अल्जाइमर, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और क्या होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, एनाइरिडिया, मार्फन सिंड्रोम और एकॉन्ड्रोप्लेसिया। अब इनके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से, इनके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट वो आपका हंटिंगटन कोरिया है और क्या है अल्जाइमर है, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपका मार्फन सिंड्रोम भी है, बट इतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये दो जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के नाम याद रख लो और कुछ कुछ एक एक पॉइंट जो है मैं आपको बताऊंगा वो याद रख लो, बहुत है, ठीक है। अब सबसे पहले अपने पास क्या है, हंटिंगटन कोरिया है, ठीक है। हंटिंगटन कोरिया, अब हंटिंगटन कोरिया कैसी बीमारी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी। कैसी बीमारी है बच्चों, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये मैंने लिखा हंटिंगटन कोरिया, ठीक है, हंटिंगटन कोरिया। और हंटिंगटन कोरिया में आपको एक नंबर दिख रहा है भैया, मेरे को ये नंबर दिख रहा है, तो यानी कि ये कौन से जीन की बीमारी है, ये जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पे, ये है गुणसूत्र नंबर 4 पे। कौन से गुणसूत्र पे, गुणसूत्र नंबर 4 के अंदर। अब इसके अंदर होता क्या है बच्चों, इसके अंदर होती है एक, अब अपने जो भी दिमाग होता है, ये अपना दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से 2 न्यूरॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, नर्व निकल रही, न्यूरॉन निकलती है। तो कुछ सिग्नल तो क्या होते हैं बच्चों, दिमाग से यहाँ जाते हैं, और कुछ सिग्नल जो होते हैं वो बाहर से दिमाग में आते हैं। तो इसको तो क्या बोलते हैं अपन, सेंसरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंसरी, यानी कि महसूस करना, ठीक है, महसूस करना, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन मोटर, ठीक है। मोटर मतलब क्या होता है, चलाना, ठीक है, यानी कि मसल्स को चलाना, दिमाग अपने मसल को चलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोटर के सिग्नल बोलते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर क्या होती है, मोटर सिग्नलों की गड़बड़ी होती है, यानी क्या होती है, मोटर सिग्नलों की गड़बड़ी होती है। मोटर सिग्नल जो होते हैं ना उनकी गड़बड़ी होती है, क्या होती है, मोटर सिग्नल की गड़बड़ी होती है। और जिन मोटर सिग्नल की गड़बड़ी होती है ना बच्चों, उसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, डांस लाइक मूवमेंट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, डांस लाइक मूवमेंट करने लग जाता है। तो क्या करने लग जाता है वो, डांस लाइक मूवमेंट करने लग जाता है, तो यानी कि डांस लाइक मूवमेंट। तो सिंपल सा सवाल आएगा आपका कि भैया एक पेशेंट है, वो जब चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, डांस लाइक मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, डांस लाइक मूवमेंट। तो डांस लाइक मूवमेंट क्या होता है, हंटिंगटन कोरिया। सिंपल सा सवाल में ये लिखा होगा कि भैया पेशेंट को डांस लाइक मूवमेंट हो रहा है, कौन सी बीमारी से वो है, तो ये है हंटिंगटन कोरिया। कौन से गुणसूत्र पे, 4 पे है, क्या गड़बड़ी है, मोटर की गड़बड़ी है, और क्या हो रहा है, इसको डांस लाइक मूवमेंट हो रहा है। बस इतना सा याद रख लो, बहुत है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अल्जाइमर रोग। क्या है अपने पास बच्चों, अल्जाइमर रोग है। एक चीज और दिखाने भूल गया, ये पिक्चर दिख रही है आपको, तो ये जो पेशेंट है, यही चीज क्या है, डांस लाइक मूवमेंट है, ठीक है। पेशेंट जो है डांस करता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे अपने पास क्या, अल्जाइमर बीमारी। क्या बीमारी है बच्चों, अल्जाइमर बीमारी। ये अपना क्या है, अल्जाइमर है, ठीक है। तो अल्जाइमर बीमारी में क्या होता है बच्चों, आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों, वो इसके अंदर हो जाती है। किसके अंदर हो जाती है, इसके अंदर होती है। ये होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और कौन से गुणसूत्रों की बीमारी है, ये गुणसूत्र नंबर 19 और 21, दोनों गुणसूत्रों की बीमारी। किसकी बीमारी, दोनों गुणसूत्रों की बीमारी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अपने जो न्यूरॉन्स है, ये जो न्यूरॉन है ये खत्म होने लग जाते हैं, ठीक है। आपके जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, न्यूरॉन जो होते हैं नष्ट होने लग जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव, ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब उस वजह से होता क्या है, इसकी जो मेमोरी है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। इसकी जो मेमोरी है, मेमोरी यानी कि याददाश्त है, ठीक है, याददाश्त जो है वो कम होने लग जाती है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अमाइलॉइड, ठीक है। अमाइलॉइड एक्चुअली में बच्चों क्या होता है, एक अमाइलॉइड नाम का क्या होता है, खराब प्रोटीन है। अमाइलॉइड क्या है, खराब प्रोटीन है, जो कि क्या होता है, न्यूरॉन्स जाके जमा हो जाता है, न्यूरॉन्स में जमा हो जाता है और उनको नष्ट करने लग जाता है। क्या होता है, नष्ट करने लग जाता है। तो आई समझ में, 19-21 न्यूरॉन क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, मेमोरी जा रही है, और किस वजह से जा रही है, अमाइलॉइड की वजह से। तो ये देखो, ये क्या है, आपके ब्रेन का एक सेक्शन है, ठीक है। ये क्या, एक नॉर्मल ब्रेन है, ये क्या है, नॉर्मल ब्रेन है। ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है, गायरा है, और बीच में क्लीवेज क्या है, सल्काई है। ये क्या है, सल्काई है, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि नॉर्मल न्यूरॉन है, ये नॉर्मल न्यूरॉन है भैया, ये नॉर्मल न्यूरॉन है, ठीक है। अब हुआ क्या, अल्जाइमर बीमारी होगी। अल्जाइमर बीमारी में क्या हो रहा है, ये जो न्यूरॉन है बच्चों, न्यूरॉन, इसमें क्या जमा हो रहा है, ब्राउन कलर का, ये हो रहा है अमाइलॉइड जो है, अमाइलॉइड प्रोटीन जो है जमा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। अभी नष्ट हो रहे हैं, तो ये देखो हुआ क्या, अपने गायराई जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखो गायराई क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लग गए। साथ ही साथ जो अब गायराई कम हो रहे हैं, तो वेंट्रिकल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपके जो न्यूरॉन्स है वो नष्ट हो रहे हैं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक अपने पास क्या है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। क्या है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बच्चों, ये कौन से गुणसूत्र पे, ये 19 गुणसूत्र पे। कौन से गुणसूत्र पे, 19 गुणसूत्र के जीन की गड़बड़ी। साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर जो होती है हार्ट की बीमारी हो रही है, यानी कार्डियक बीमारियां हो रही है, सी से कार्डियक,
तो यहाँ पे क्या होता है, हार्ट की बीमारियां होने लग जाती है। साथ ही साथ होता है कि एक्चुअली बच्चों कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या होता है आपकी बॉडी में ऐसे क्या होता है, फैट जमा होने लग जाता है। कहाँ क्या होता है, फैट जमा होने। ये पेशेंट दिख रहा है आपको, देखो इसकी आंखों के जमा होने लग गया, इसके देखो पाँव में फैट जमा होने लग गया, हाथों के उंगलियों में फैट जमा होने लग गया, ठीक है। तो फैट जमा होने लग जाता है पेशेंट के अंदर, तो ये क्या होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या फिर सिंपल कोलेस्ट्रोलीमिया। आगे चलते हैं, फिर अपने पास क्या है, न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस। न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस सिंपल सी बात है बच्चों, अभी अपने पास क्या होता है, न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन होता है इसका, ये क्या उसकी सेल बॉडी है, डेंड्रॉन है, ये एक्सॉन है, और ये क्या उसके उसके एंड्स हैं, ठीक है। अब होता क्या बच्चों, इसके ऊपर क्या होता है बच्चों, माइलिन शीट होती है, ठीक है, माइलिन शीट होती है, ठीक है, माइलिन शीट होती है। अब ये माइलिन शीट बनाता कौन है बच्चों, श्वान सेल बनाते हैं, ठीक है, श्वान सेल। और कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो एक्चुअली में है क्या बच्चों, ये तो मेन आपका नर्व सेल है, और बाहर क्या हो रहा है, दूसरे सेल है जो कि माइलिन बना रहे हैं और भी कोई काम कर रहे हैं, या फिर क्या होता है अदर, अपन क्या बोल सकते हैं उनको, सपोर्ट करने वाले सेल, अदर जो होते हैं सपोर्टिंग सेल होते हैं, ठीक है। तो होता क्या बच्चों, ये श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट और जितने भी अदर जो सेल होते हैं ना, जो अपने नर्व सेल के अराउंड जो मौजूद होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, उनका कोई कैंसर बन जाता है, ठीक है। उनका जो कैंसर बन जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, अपनी जो स्किन है, अपनी जो नर्व्स होती है ना बच्चों, न्यूरॉन टिश्यू बिल्कुल पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। तो स्किन के नीचे क्या है, आपकी नर्व टिश्यू है, और यहाँ पे उसके अराउंड सेल होंगे, तो इनका क्या होगा, कैंसर बनने लगा, और वो कैंसर जो होता है स्किन के बाहर जो है देखने को मिला। तो बहुत सारे दाने दाने देखने को मिले, ये एक्चुअली में क्या है, जो आपकी नर्व्स है ना, उसके बाहर जो सेल पड़े हुए उनका जो है कैंसर है या फिर ट्यूमर है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ याद नहीं रखा, बस जो नर्व के जो सेल है ना उनके बीच उनका जो है कैंसर है, और कुछ, ठीक है। फिर अपन देखते हैं एकॉन्ड्रोप्लासिया। अब जो आपके जो मानव होते हैं ना, मानव, ठीक है, मानव, उसके अंदर क्या होती है, हड्डियां होती हैं, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है। एक्चुअली में होता है क्या बच्चों, सबसे पहले आपके क्या होता है, आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होंगे, कनेक्टिव टिश्यू में एक नाम पढ़ा होगा कार्टिलेज। एक्चुअली में क्या होता है, पहले तो क्या होता है, जब आपके शरीर का विकास हो रहा होता है सबसे पहले होता है कार्टिलेज। इस कार्टिलेज पे क्या होता है, कैल्शियम और क्या होता है अदर फॉस्फेट जो होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट जो है जमा होने लग जाते हैं, और उसके बाद किसका निर्माण करते हैं, आपके एक बोन का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं, एक बोन का निर्माण करते हैं, ठीक है, बोन का निर्माण करते हैं। अब एकॉन्ड्रोप्लासिया में क्या होता है, ये कार्टिलेज से जो बोन का जो कन्वर्जन है ना, ये नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। इसकी वजह से बॉडी में खाली खाली क्या मौजूद है, कार्टिलेज, और जो कार्टिलेज होता है ना बच्चों, वो बढ़ नहीं पाता, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इनकी जो हाइट है ये कम हो जाती है, यानी ये कैसे होते हैं, बौने होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, बौने होते हैं। देख रहे हैं, ये है करीब एक्चुअली में 30-31 साल के, लेकिन ये कैसे दिख रही है, बौनी दिख रही है आपको, ठीक है। ये होता है एकॉन्ड्रोप्लासिया। आगे चलते हैं, फिर अपने पास क्या है, मार्फन सिंड्रोम। अब जो मार्फन सिंड्रोम होता है, ठीक है, मार्फन सिंड्रोम होता है, ये मार्फन सिंड्रोम जो होता है वो 15th, ठीक है, 15th गुणसूत्र पे होता है, यानी गुणसूत्र नंबर 15 पे होता है, ठीक है, इसका जीन, ठीक है। और किसकी कमी हो जाती है यहाँ पे, फिब्रिलिन की कमी हो जाती है, फिब्रिलिन की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है, फिब्रिलिन की कमी होती है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपकी जो फिंगर्स है ना, फिंगर आपकी उंगलियां हैं, जो उंगली है, ठीक है, वो ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है, बड़ी बड़ी उंगलियां हो जाती है, इतनी बड़ी 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 उंगलियां आपकी जो है देखने को मिली, फिगर में देखो इसकी उंगलियां कितनी बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी उंगलियां हो जाती है। साथ ही साथ उसकी जो हाइट है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो भी क्या होती है, बहुत लंबी होती है। देखो हाइट भी क्या होती है, बहुत लंबी होती है पेशेंट के साथ। साथ ही साथ जो पेशेंट की जो कमर होती है ना, पीठ होती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो होता है आपका, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो भी क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, टेढ़ा हो जाता है। अगर इसको वैसे देखें तो टेढ़ा दिखेगा। साथ ही साथ जो इंसान होता है वो क्या होता है, पतला दुबला सा हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये कि 15 गुणसूत्र पे है, और उंगलियां बड़ी बड़ी है, हाइट लंबी है, साथ ही साथ वर्टिब्रल कॉलम टेढ़ा है, ठीक है। ये 3 वर्ड दिख जाए तो क्या होगा, मार्फन सिंड्रोम होगा उस पेशेंट को। ज्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं। फिर लास्ट में अपने पास क्या है, एनआईडी। क्या है, एनआईडी। एनआईडी का मतलब क्या होता है, ये बच्चों आपकी आंख है, ये आपका क्या है, कॉर्निया है, और कॉर्निया के अंदर ये क्या है, प्यूपिल है। बट प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में जो रंग बिरंगा पार्ट होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस। अगर ये आइरिस क्या हो जाए, एब्सेंट, यानी कि आइरिस नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनआईरिडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एनआईरिडिया, यानी कि आइरिस जो है नहीं है। अब आइरिस का काम मैंने क्या बताया था, ये क्या करता है, जो बाहर से आने वाली किरणें हैं उनको रोकता है। अब किरणें नहीं रुकेंगी तो क्या हो गया, जब बहुत ज्यादा रोशनी होगी तो अपने को देखने में क्या होगी, दिक्कत आएगी। इसको क्या बोलते हैं अपन, फोटोफोबिया। क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोफोबिया बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये क्या है बच्चों, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। अब मायो का मतलब क्या होता है बच्चों, मसल, ठीक है, मायो का मतलब होता है मसल। तो इसके अंदर जो मसल्स होती है ना बच्चों, मसल्स, उनके अंदर क्या हो जाता है, उनके अंदर इरिटेशन होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है, बहुत ज्यादा वो है कांपने वाली मसल हो जाती है, यानी उसके अंदर क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाता है, ठीक है, इरिटेशन होने लग जाता है। अब इरिटेशन होगा तो इरिटेशन वो बहुत ज्यादा काम करे तो थकेगी, तो उस वजह से क्या होगा, जैसे जैसे थकने लग जाती है वैसे वैसे खत्म होने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, नष्ट होने लग जाती है, आपकी मसल्स नष्ट होने लग जाती है।
ठीक है, नष्ट होने लग जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, आपके जो जनन अंग है, जनन अंग जो होते हैं, ठीक है, जनन अंग भी जो होते हैं वो अविकसित होते हैं। क्या होता है, अविकसित होते हैं। साथ ही साथ इनको क्या होती है, इनके हार्ट की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी जो मसल है उसकी वजह से इरिटेशन होगा और मसल जो होंगे वो नष्ट होने लग जाएगी। इसलिए देखो इसके जो है मसल जो है वो जाने लग गई है यहाँ से। ठीक है, मसल जो है इसकी जो है जाने लग गई है। ठीक है, साथ ही साथ इसको क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया। क्यों, क्योंकि जनन अंग जो है वो क्या अविकसित है, इसके जो है मेल है, इसके अविकसित जनन अंग है, इस वजह से इसमें क्या देखने को मिला, गायनेकोमेस्टिया। यानी मेल के अंदर अगर ब्रेस्ट देखने को मिलता है तो क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। तो ये अपनी क्या कंप्लीट हुई, ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारियां कंप्लीट हुई। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गई। अब अपन किसकी बात करते हैं, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव की। तो भैया एक्स-लिंक्ड रिसेसिव बहुत आसान है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, ये अपना एक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होगा, रात में नहीं देख पाऊंगा तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। क्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, अगर मैं रंगों को नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, अगर मैं रंगों को नहीं देख पाऊंगा तो क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होगी। और अगर कट लग गया, ठीक है, कट लग गया और खून बहता रहा तो मुझे क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। ठीक है, एक और बीमारी थी, कौन सी थी, ये वाली, डी से क्या थी, ड्यूशेन मसल डिस्ट्रोफी। ठीक है, मसल डिस्ट्रोफी थी। इसके पहले क्या पढ़ा था, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये क्या है, ड्यूशेन मसल डिस्ट्रोफी। अब ये क्या होती है वो पढ़ते हैं। एक और डी होता है, वो किसके लिए होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए होता है। किसके लिए होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के लिए। ठीक है, 5 बीमारियां याद हो गई, सारी की सारी बीमारियां याद होनी चाहिए आपको। 5 बीमारियां याद हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हीमोफीलिया जो है बच्चों अपन पहले भी कर चुके हैं, एक बार वापस पढ़ते हैं कि थक्के जमने में देरी के कारण क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी जो रक्तचाप होती है उसके अंदर क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर जो है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। इसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो बहुत सारा क्या होता है, रक्त प्रवाह देखने को मिलता है। ये 3 प्रकार का होता है, ABC। ए में तो 8वां हो जाता है, बी में 9वां कम हो जाता है और सी में 11वां कम हो जाता है। ए घातक जीन होता है, बी को क्रिसमस रोग बोलते हैं, और सी एक्चुअली में सेक्स या एक्स लिंक नहीं होता, ये ऑटोसोमल गुणसूत्रों पे देखने को मिलता था। ठीक है, फिर अपन ने इसका जेनेटिक्स पढ़ा था। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, एक्स लिंक अप्रभावी था, नॉर्मल के लिए X+ और अप्रभावी के लिए, सॉरी, हीमोफीलिया के लिए XX। अगर X+ होता तो नॉर्मल फीमेल होती थी, XX+ है तो ये कैरियर बट फिनोटिपिकली नॉर्मल होती थी। अगर XX होता तो ये क्या होती, लीथल होती थी, यानी कि मर जाती थी। ठीक है, फिर X+Y होता तो ये नॉर्मल मेल होती थी, और XHY होता तो हीमोफीलिया मेल होती थी। एक हीमोफीलिया का डायग्राम है कि इसको बहुत सी चोट लगे, देखो कितना सारे से खून निकला जा रहा है, यानी बहुत कम चोट में भी बहुत ज्यादा जो है खून का प्रवाह देखने को मिलता है। फिर अपने पास क्या था बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता था, या तो जो रंग है वो अपने को कम देखने को मिल रहे हैं, या फिर क्या होता था, या फिर होता ये था कि जो रंग दो रंग के बीच में अपन जो है डिफरेंस जो होता है नहीं कर पाते। किसकी गड़बड़ी की वजह से होता था ये होता था कोन्स की गड़बड़ी की वजह से। कोन्स क्या काम करते थे, कलर विजन के लिए कलर दृष्टि के लिए काम करते थे। 3 तरह के थे, प्रोटोनोपिया, ड्यूटोनोपिया, ट्रिटोनोपिया। प्रोटोनोपिया में आर आता था तो लाल रंग गड़बड़ होता था। ठीक है, ट्राइटोनोपिया में टीबी से याद रखा था, टीबी से तो यानी ब्लू रंग हो जाएगा, बीच वाला क्या हरे रंग की वजह से होता था। अब इसका अपन जो डायग्नोसिस होता था वो अपन कैसे करते थे, इशारा कार्ड से करते थे। किससे करते थे, इशारा कार्ड से। अब ये इशारा कार्ड के डायग्राम होता क्या है, 2 कलर के जो है इशारा कार्ड में क्या 2 कलर अपन यूज करते हैं। एक कलर को तो क्या आता है पूरे सराउंडिंग में भेज देते हैं, और एक कलर से कुछ भी डिजिट लिख देते हैं। क्या आपको पढ़ने में आ रहा है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है 12, ठीक है, और इसको पढ़ने में आ रहा है यहाँ पे क्या है, येलो ऑरेंज और बीच में हरा रंग है, ये पढ़ने में आ रहा है आपके लिए, ये यहाँ पे लिखा है 74। अगर आपको ये दोनों चीज दिखने को मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखने को मिल रही तो आप कलर ब्लाइंड हो। और अगर आप कलर ब्लाइंड हो ना बच्चों, आई होप सो कोई ना हो, अगर आप हो तो कहीं ऐसी जॉब है, कहीं ऐसे काम है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आप जब भी जाओ तो अपना एक चेकअप जरूर कराना कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं। कहीं जैसे आर्मी वगैरह के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कलर ब्लाइंड लोगों को नहीं लेते, तो पहले एक बार ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता था। फिर उसकी जेनेटिक्स देख ली थी कि एक्स लिंक अप्रभावी था, नॉर्मल विजन के लिए क्या था, कलर ब्लाइंड क्या था, X+, XC और X+Y और XCY, ये सब जीनोटाइप थे। और इससे रिलेटेड अपन 3-4 सवाल करे थे कि बहुत महत्वपूर्ण था कि भैया पापा कलर ब्लाइंड है, मम्मी हीमोफीलिया, बच्चा कैसा होगा, मम्मी के पापा ऐसे थे, पापा की मम्मी ऐसी थी। तो ये सब अपन ने करे थे, अपन कर चुके हैं इसको सेक्स लिंकेज वाले चैप्टर में, तो उसको एक बार जाके देखना, बहुत डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है सिर्फ नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। अब बच्चों मैंने एक बात करी थी कि ये क्या होती है, आपकी आंख है और आंख में क्या है, रेटिना है, और रेटिना में क्या 2 तरह के सेल थे, एक तो थे कोन और एक क्या थी, रॉड्स थी। क्या थी, रॉड्स।
और R फॉर रॉड्स और R फॉर रात। तो ये क्या होता है, रात में देखने के लिए काम आते थे, ठीक है, रात में देखने के लिए काम आते थे। अब बच्चों रॉड्स जो होती है ना, इनमें एक पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं रोडोप्सिन, ठीक है, रोडोप्सिन। तो इस रोडोप्सिन की गड़बड़ी की वजह से क्या होता था, रात में देखने में दिक्कत आती थी। ये फोटो दिख रही है, अगर आप पहचान पाओ तो एक आपने मूवी देखी होगी हैरी पॉटर की, उसका सीन है, ये हॉगवर्ट्स दे रखा है आपको। तो क्या हो रहा है, अगर आपका नॉर्मल विजन है तो क्या होगा, नॉर्मली देखने को मिलेगा, लेकिन आप नाइट ब्लाइंड हो ना, तो ये जो रात का जो सीन है ना, ये आपको ढंग से देखने को दिख रहा है किसी को, ठीक है, तो रात में उसको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल धुंधला धुंधला, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज क्या है, वो उसको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो यानी रात में देखने में उसको दिक्कत आती है, किसकी वजह से, रॉड्स की दिक्कत की वजह से या फिर रोडोप्सिन की दिक्कत की वजह से। और जो इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ये है, जो अपने विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं, ठीक है, विकार होते हैं, बीमारी होती है। अब यहाँ मान लो कोई अपना जो है बच्चा जो है जन्मा इस पॉइंट पे, और वो अपनी लाइफ चलता चलता जा रहा है और यहाँ पे वो मर चुका है, ठीक है, मर चुका है। अगर कोई बीमारी उसको जन्म से पहले होती है ना बच्चों, जन्म से पहले होती है, तो उसको उस बीमारी को अपन बोलते हैं जन्मजात या फिर कंजेनाइटल। क्या बोलते हैं, जन्मजात या फिर कंजेनाइटल। और जो बीमारी बर्थ से लेकर डेथ के बीच में उसको कोई होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसको अपन बोलते हैं अक्वायर्ड, ठीक है, अक्वायर्ड बोलते हैं, ठीक है, यानी उसने बाद में ली है इसको, ठीक है, बाद में ग्रहण किया है, ठीक है। तो यानी कि जो जो जन्म से पहले होती है उसका ज्यादातर जो रीजन होता है वो क्या होता है, अनुवांशिक विकार होते हैं। और जो रीजन बाद में होते हैं उस, ठीक है, जो बीमारी बाद में उसको अक्वायर्ड कहते हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया, खाने की कमी हो गई, या एक्सीडेंट भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी एक कारण है मृत्यु का, किसी भी विकार होने का, ठीक है। तो जो विकार है या तो क्या होंगे, कंजेनाइटल है यानी कि जन्मजात है, या फिर क्या हो गए, वो अक्वायर्ड हो गए यानी कि जन्म के बाद में लिए उसने, ग्रहण करे। तो जो कंजेनाइटल जो होते हैं, जन्म से पहले, अक्वायर्ड बाद में। तो जब जो नाइट ब्लाइंडनेस है ना, ठीक है, अब कंजेनाइटल का भी अलग रीजन होता है और अक्वायर्ड का भी अलग रीजन होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस की कंजेनाइटल डिजीज का क्या कारण था, रॉड्स की कमी या फिर रोडोप्सिन की कमी। और जो अक्वायर्ड का रीजन है ना बच्चों की, जन्म के बाद जो हुआ, तो इसका कारण क्या होता है, विटामिन ए की कमी, ठीक है, विटामिन ए की कमी की वजह से भी नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है नाइट ब्लाइंडनेस नाम का, कि कोई ऐसा रीजन भी बताओ कि अक्वायर्ड तरीके से वो बीमारी हो सकती है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से यह बीमारी आपको लग सकती है। उसके बाद है लास्ट में आपका है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, ये आपकी स्केलेटल मसल होती है। स्केलेटल मसल के अंदर का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मसल अंदर क्या होती है, मसल फाइबर होते हैं, ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। और इन मसल फाइबर की जो वो भित्ति होती है, ठीक है, मसल फाइबर की जो आपकी भित्ति होती है यानी कि मेम्ब्रेन होती है, सॉरी भित्ति की, सॉरी झिल्ली, ठीक है, कि जो झिल्ली होती है यानी कि उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं अपन, सार्कोलेमा बोलते हैं, ठीक है। यह जो बच्चों सार्कोलेमा होती है, यह सार्कोलेमा, ये आपकी सार्कोलेमा है, ठीक है, ये, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। इस सार्कोलेमा में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है, ठीक है। इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम क्या होता है बच्चों, इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम होता है जो आपकी मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करना या उसके अंदर हेल्प करना। साथ ही साथ क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है, सार्कोलेमा है, ठीक है, सार्कोलेमा को स्ट्रक्चर है उसकी संरचना को सपोर्ट करता है, संरचना को भी सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है। अब होता क्या है, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ना, ये होता है खत्म या फिर ये होता नहीं। उस वजह से क्या होता है, सार्कोलेमा को सपोर्ट नहीं मिलता और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट नहीं मिलता। उस वजह से क्या होता है, आपका जो इंसान होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है, यानी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही, अपन कोई भी एक्शन करे तो इसमें हो क्या रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रही, मसल कॉन्ट्रैक्ट करिए नहीं कर रही। अब मान लो उसकी पाँव की मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है कम हो गए, तो उस वजह से क्या होगा, चल नहीं पाएगा। इस वजह से जो पेशेंट होता है वो कहाँ आ जाता है, व्हील चेयर के ऊपर आ जाता है। कहाँ हो जाता है, व्हील चेयर के ऊपर होता है। साथ ही साथ एक चीज और देखो, अपने यहाँ पे क्या होता है, लंग्स होते हैं, ये ट्रेकिया लंग्स है, इसके नीचे क्या होता है बच्चों, क्या होता है, डायफ्राम होता है। और डायफ्राम भी एक्चुअली में क्या, एक स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल। ये किस में हो रहा है, स्केलेटल मसल में हो रहा है, ध्यान रखना। स्मूथ मसल या कार्डियक मसल में स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, ये भी क्या एक स्केलेटल मसल है। और अगर मान लो इसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हो गए, ठीक है, डायफ्राम क्या करते हैं, सांस लेने में हेल्प करता है। अगर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कम हो गए तो अपन सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, और ये पेशेंट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रोफिन की कमी हो जाती है और उस वजह से जो है आपका पेशेंट जो है वह जो है मर जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गए, एक्स लिंक रिसेसिव डायबिटीज इंसिपिडस में कुछ याद नहीं रखना, बस ये चार जो है चीजें आपको याद रखनी है। हीमोफीलिया,
कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब लास्ट में अपने पास क्या एक्स लिंक प्रभावी यानी एक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को बस दो ही चीजें याद रखनी, एक तो अपने पास क्या है रीड सिंड्रोम इसका नाम होता है, क्या होता है रीड सिंड्रोम नाम होता है, और एक अपने पास क्या होता है, और अपने पास होता है इनकॉन्टिनेंसी, ठीक है, इनकॉन्टिनेंसी पिगमेंटोसा, सॉरी इनकॉन्टिनेंसी पिगमेंटी, ठीक है। ये दो बीमारियों के नाम है, बस नाम याद रखना है और इससे कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट के दो नाम याद रखने बहुत, ठीक है, सफिशिएंट है। एक्स लिंक रिसेसिव में आपको क्या याद रखना है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ चुके अपन, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इतना कुछ पढ़ाया नहीं इसके अंदर, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अपन क्वेश्चन भी जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सब मैं आपको करा चुका हूँ, उसके अलावा उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट अपन ने पढ़ा, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट है हंटिंगटन कोरिया और अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, वो दोनों इंपॉर्टेंट थे। और ऑटोसोमल रिसेसिव जो था उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर जो है आपके फिनाइल कीटोनुरिया इंपॉर्टेंट हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट हो गया, सिकल सेल एनीमिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थैलेसीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट, उनको अपने डिटेल में जो है समझ लें। और याद करने का तरीका आप सब जान गए हो, एक्स लिंक डोमिनेंट को अपन इस तरह से याद करेंगे, ठीक है। उसके पहले अपने पास क्या था, एक्स लिंक डोमिनेंट के पहले एक्स लिंक रिसेसिव जो था उसको आप इस फिगर से याद रखोगे कि नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एक डी बना है तो डायबिटीज इंसिपिडस, एक डी से ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट को कैसे याद करा था अपन ने, उसको अपन ने चांद मामा से किया था, चंदा मामा या चांद मामा देख लो। तो क्या क्या था, कोलेस्ट्रोलीमिया, हंटिंगटन कोरिया, अल्जाइमर डिजीज, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, एनारिडिया, मार्फन सिंड्रोम और एकोंड्रोप्लेसिया, याद रखने का तरीका है, ठीक है। और फिर अपन ने क्या पढ़ा था, एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियां पढ़ी थी, उसका क्या याद रखने का तरीका था आपका ऑटोसोमल रिसेसिव का, कि आप छोटी थाली पे जीएसटी लगाते हो, तो आपसे क्या था एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, गॉचर डिजीज, सिकल सेल एनीमिया और टी6 डिजीज थी। तो ये चारों को याद करने का तरीका आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, अपन ने क्या पढ़े, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े, और ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।